आपके आने से पहले योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चंदा चोरी मामले पर ये कहा है कि डकैती करने वाले चोरी की बात करते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? इस माइक को ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से ये आरोप लगातार लगाते चले थोड़ा आ रहे हैं। माइक पास कर लीजिए। ऑन है? हाँ, थोड़ा माइक पास कर। मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बार तो आपको धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि लगता है मीडिया डरी हुई है। मीडिया डरी हुई इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे आपने भाषण करवाया और हमसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल से कर रहे हैं। अभी ये डेप्यूटी क्यों ऐसा सीएम्स है? आएंगे, ऐसा क्यों सबसे है? सवाल उठेंगे। हाँ? अभी उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं, सबसे सवाल उठेंगे। मुख्यमंत्री से क्यों नहीं किया? जब वो आरोप लगा रहे थे तो आपको सवाल पूछना चाहिए था और जो सवाल पूछते तो सत्यता आ जाती, क्योंकि बिना सवाल के कोई भी कुछ बोलता चला जाए और उसमें उससे प्रश्न न किया जाए परिस्थितियों के अनुरूप, तो सत्यता बाहर नहीं आती है। वो जो बोल के जाता है उसी को लोग सत्य मान लेते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए, तो वास्तविकता आपके सामने आ जाती है। जहाँ तक समाजवादी पर पार्टी पर आरोप लगाने की बात है, ये उनका प्रारंभिक अधिकार है। जब कभी वो बोलते हैं, चाहे जनता के भाषण बोलें चाहे विधानसभा में बोलें, वो हम समाजवादी पार्टी को अपराधी और गुंडों की पार्टी बताते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में जो काम किया, जो उसका विजन था, उस विजन तक अभी ये नहीं पहुंच पाए। हमारा विजन था गरीबों को ऊपर लाने का, गरीबों को सहायता पहुंचाने का। हमारा विजन था कि गरीब आदमी अस्पताल पहुंच जाए, इसलिए 102 और 108 एम्बुलेंस चलाया। हमारा विजन था कि गरीब आदमी अगर अस्पताल थाने पर नहीं जा सकता है, वो नहीं पहुंच सकता किसी तरह से, उसके ऊपर दबाव है, तो हमारा विजन था 100 नंबर कि वहीं से बोले वहाँ चले आओ। ये विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा ये बातें आती, मैं इसका बहुत जवाब दे चुका हूँ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक अच्छे और सब बुद्धिमान लोगों और विचारधारा के लोगों की पार्टी है। मैं आपसे कहूँ कि भाजपा में कितने विचारधारा के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो विश्व हिंदू परिषद चलाते थे। जो भाजपा के लोग चुनाव लड़ते थे तो उनको हरवा देते थे। ये खुद भाजपा में नहीं है, ये तो विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। इसलिए वो जो मन में आता है बोलते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक जो चरित्र है वो सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि हम लखनऊ में हैं। हाँ। और अभी यूपी की राजनीति गर्म है, क्योंकि कुछ महीने में चुनाव होने वाला है। और चुनाव में एक अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है। उस चोरी के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उसके जवाब में आज मुख्यमंत्री ये कह करके गए हैं कि जो आस्था को नकारते थे वो अब आस्था की क्या बात करेंगे? हम लोग आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी हैं क्या? वो तो नाथ संप्रदाय के हैं। और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में, चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो ये वहाँ कहाँ पैदा हो गए? अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी। उनके पास एलआईयू था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय
मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे और वो अंसारी साहब के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती थी। उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया और उनको जो आबकारी कराई। यह सवाल है वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया, मंदिर गए। अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है। तो आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा? चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा। हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। एक सवाल ये भी उन्होंने कहा, और जब वो बात कर रहे थे कि जो विदेश घूम रहे हैं वो यूपी को संभालेंगे कैसे, या यूपी को क्या समझेंगे? अब दुर्भाग्य वो विदेश नहीं जा पाए। मेरे जैसा आदमी साधारण घर में पैदा हुआ, पूरे विदेश को घूम लिया। ये विदेश घूमने से विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है। अब देखिए 102, 108 विदेशों में चलती थी, उसकी नकल हुई और अखिलेश जी ने इंजीनियर भेज के अमेरिका से उसकी जानकारी ली, यहाँ चला दिया। तो विदेश जाने से कुछ ज्ञान भी मिलता है। ऐसा नहीं है जो विदेश घूमता है ये यूपी ने चला, ये यूपी घूम के कहाँ यूपी चला पा रहे हैं। नहीं तो क्या अखिलेश यादव विदेश ज्ञान लेने गए हैं? ज्ञान लेने गए हैं। हाँ। आपने बोला ज्ञान मिलता है, तो क्या ज्ञान लेने गए? नहीं, मैं थोड़े कहता हूँ कि विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हमारे उसमें कहा है वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, अपनों को शीतल करे दूसरों शीतल होए। ये तो वाणी में हमको चोरे कहते रहते हैं, डकैते कहते रहते हैं, हम लोगों को यही कहते रहते हैं। अब हम कहाँ थे उनका जवाब देते? जनता उनको जवाब दी। 2024 में इनकी आँख खुल गई। अभी ये बोल रहे थे, बता रहा था, ये पाए 41% वोट और हमारा गठबंधन पाया 43% वोट। तो 24 में इनकी ताकत से 2% हमारी ताकत बढ़ी थी, हम 2% बढ़े थे इनसे। इसलिए हो सकता है वो चिढ़े हुए हों, बोलते हो, हमको बदनाम करने के लिए बोलते हो। लेकिन 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है। हाँ। आप नहीं मानते? हम आपको बता दें, रुख बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है। भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं। उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया, जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमते रहते थे, कहते रहते थे अयोध्या के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करते थे। उस कोशिश को प्रभु श्री राम ने नकार दिया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहाँ से जिता दिया। अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहाँ जा रहा है। लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव भी हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव अगर देखी होती तो चुनाव नहीं था, वो डाका था, वो डाका था। और जो सीओ वहाँ डकैती डाल रहा था उसको फिर इसी मंदिर पर लगाए थे, तो पता लगाओ कैसे चोरी हुई, क्या हुई चोरी। वहाँ मैं गया था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, पुलिस वाले रास्ते में खड़े हो जाते थे, उधर की मैं गया था। इलेक्शन जो वहाँ से ऑब्जर्वर थे उनसे मैं कहता था ऐसा हो रहा है, वो कहते थे ठीक है देख लें। हुआ कुछ नहीं। ये चुनाव फिर से करा लें, अपना इस्तीफा दिला के फिर से करा लें। अगर मिल्कीपुर जीत जाए तो हम बतावें। नहीं तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव फेयर नहीं था, तो आपको लगता है 2027 का चुनाव फेयर होगा? अरे फेयर होने नहीं देंगे, ये तो बंगाल में किए। अनफेयर होने नहीं देंगे। सुनिए, ये होने नहीं देंगे, या ये चाहते होंगे, लेकिन हम इतना तैयार हैं कि हम फेयर चुनाव कराने के लिए
इनको बाध्य करेंगे और हम अपने वोटरों को पोलिंग तक पहुंचाकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपने योगी जी की वाणी पर एक कहा, आपके जो सहयोगी दल हैं थे पहले, ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया, अखिलेश जी को बर्थडे विश करते करते उन्होंने एसीपीसी की राजनीति की बात की। आपकी बात समझ गया, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक हमारे यहाँ थे तब तक हमारी वाणी संजीदगी थी। वहाँ गए बाबा की वाणी सीख लिए, मैं क्या जानूँ। और कुछ पूछना पूछो। नहीं, किसकी वाणी की बात की है आपने? आपने बोला कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं ले रहे। अरे तो नाम, आपने एक आदमी का नाम लिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। वो मेरे पार्टी में थे तब तक संजीदगी से बोलते थे, क्योंकि तब अखिलेश का प्रभाव था। जब वहाँ चले गए तो योगी जी का प्रभाव आ गया, तो योगी जी जैसे बोलते हैं वैसे वो बोल रहे हैं। तो आपके एक और सहयोगी हैं, अभी वो सहयोगी में है, सहयोगी भी हैं इमरान मसूद, उनकी भाषा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इमरान मसूद कोई ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा, राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं जो 2024 का इंडिया ब्लॉक का रिजल्ट रहा, उसकी क्रेडिट उनको दे रहे हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन था, तो इंडिया गठबंधन के दो नेता थे, एक माननीय अखिलेश जी और दूसरे थे माननीय राहुल गांधी। तो इन दोनों को नेतृत्व में वोट पड़ा, लेकिन हमें मिला वोट 39% है, वो 34-35%, और इनको भी मिला, दोनों मिलाकर हम 43 हो गए, 36% हमको मिला। तो ये 36% में उनका भी योगदान है और उनके परसेंट में हमारा भी हमारे नेता का, उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंबाइंड वोट था, वो किसी व्यक्ति का नहीं था। तो अगर ये कंबाइंड वोट था तो आप ये चाहेंगे कि 2027 में भी गठबंधन हो? हाँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को आप सोचेंगे कि उनको उनकी भूमिका बढ़े? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कैसी सीट किसको मिलेगी, लेकिन गठबंधन होगा, मैं ये कहता हूँ। और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा। छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ करके चली गई उधर। छोटी पार्टियां चली गई क्योंकि उनको आशा लगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब सरकार नहीं है, माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ गए। तो आपने मान नहीं दिया? नहीं, हमने, हमारे पास माल था ही नहीं, देते कहाँ, जहाँ मालदार है वहीं गए। मान की बात कर रहे हैं क्या? मान, इज्जत किसकी मांग, समझाओ हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब ये है कि क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस हैं और एक ब्राह्मण आउटरीच कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या आज भी ब्राह्मण समाज में वैसा नंबर है कि आप यूपी की राजनीति को पलट सकते हैं? देखिए, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है। ब्राह्मण दूसरे के लिए यज्ञ करता है, ब्राह्मण दूसरे के लिए पूजा करता है। जो कोई आदमी गांव में बीमार होता है तो उसके लिए पूजा, उसका जो पुरोहित होता है ब्राह्मण होता है, वो करता है। गरीब से गरीब आदमी की भला के लिए ब्राह्मण बात करता है, इसलिए ब्राह्मण पूर्ण रूप से समाजवादी है। और ब्राह्मण, चूँकि हम ये नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण जिस अभिलाषा से और जिस आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उसका परिणाम उसे नहीं मिला। आज वो निराश है, इसलिए उससे हम मिलते हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उनका प्रभाव बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि, मैं नहीं कहता कितने पैमाने पर, लेकिन ब्राह्मण भाजपा को अब की छोड़ेगा। कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की, कभी पूछा गया? कितने लोग जेल में डाले गए? मैंने असेंबली में बताया इन लोगों को क्यों निरपराध मारा जाता। क्यों? ब्राह्मण और यादव
इन्हीं और मुसलमान पर ही कार्रवाई होती है। यही सब माफिया हैं, बड़े माफिया घूम रहे हैं, वो स्वजातीय माफिया घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक कार्रवाई हुई? मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज सपा के साथ क्यों जुड़ेगा? इसलिए जुड़ेगा कि सपा समाजवादी है और ब्राह्मण की विचारधारा समाजवादी है। हम भी समाजवादी ढंग से काम करते हैं, ब्राह्मण भी समाजवादी ढंग से काम करता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के साथ जुटेगी। तो वो हिंदुत्व का झंडा नहीं उठाएंगे? वो हिंदुत्व के चादर में नहीं देखिए, हिंदुत्व रहेंगे? का झंडा अलग है और पार्टी अलग है। देखिए, एक अलग कर लो। ब्राह्मण जब धर्म की बात करता है तो दूसरी बात होती है, लेकिन जब वो राजनीति में आता है तो दूसरी बात। आप तो ब्राह्मण के इस राजनीति को, धर्म और राजनीति का घालमेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, क्योंकि अयोध्या धर्म की बात है। अयोध्या ने उन्होंने अपना मुक्ति का एक बल मान लिया, हाथ मान लिया, बाहुबल मान लिया। लेकिन अयोध्या सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हर आदमी अयोध्या में जाता है। जो भाजपा को वोट नहीं देता वो भी अयोध्या में जाता है, जो भाजपा को वोट देता है वो भी अयोध्या में जाता है। तो क्या माना जाए? अयोध्या केवल भाजपा का है। इसलिए धर्म की जहाँ बात होती है वो अलग है, राजनीति अलग है। धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जाना चाहिए। अगर धर्म और राजनीति अलग की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है क्योंकि आप ये चाहते थे कि ये दो अलग अलग चश्मे से देखा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और 2017, 2022 दोनों चुनाव आप हारे। देखिए, ऐसा है, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते। हमारे चाहने पर तो ये भाजपा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी नहीं सोचेंगे। वो अपने विचारधारा से अपनी ताकत के बल पर करेंगे और हम अपनी विचारधारा, अपनी शक्ति के बल पर अपना हम करेंगे। हमारी विचारधारा समाजवादी है। हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को रोजी देने के लिए, अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, किया भी है। इसलिए हमारा उनसे कोई इस मामले में मुकाबला नहीं। इलेक्शन विनिंग मशीन बोला जाता है भाजपा को, इलेक्शन विनिंग मशीन, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ साथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री या पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। आपके पास क्या है कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्मूला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यही कर दो, एक मैदान में डुबकी बजा दो कि आज अखिलेश की मीटिंग होगी और एक बजा दो बाबा की मीटिंग होगी। देखो भीड़ कहाँ होती है, देख लो। आपको न विश्वास हो, रास्ते में जाते देख लो, बाबा जिस रास्ते से जाते हैं कितनी भीड़ उन्हें घेरती है। माननीय अखिलेश जी यहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित परिवार के दिल में बैठ गए हैं। वो उनको लेकर इस समाज में आगे बढ़ेंगे और 27 में हम इनको हटा के अलग कर देंगे। आप पीडीए की बात कर रहे हैं? हाँ। पीडीए पीडीए के साथ आपको इस बार उम्मीद है कि ब्राह्मण भी जुड़ जाएंगे? ये देखिए, पीडीए, फिर मैंने आपसे कहा, ब्राह्मण जो है सबके लिए काम करता है, वो एक पक्ष के लिए नहीं करता। आपने बताया ना, समाज में किसी वर्ग का व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पुरोहित उसके लिए जाता है, पूजा पाठ करता है और सब काम करता है। इसलिए ब्राह्मण और पीडीए में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण पीडीए के साथ काम करने के लिए खुश रहेंगे। माता प्रसाद जी, क्योंकि आपने चर्चा की बंगाल के चुनाव की भी, क्योंकि बंगाल में जो परिणाम हुआ वो ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करता है, आप ये मानते हैं? क्या डिमोरलाइज करता है थोड़ा? ये बंगाल में जो चुनाव हुए हैं फेयर चुनाव नहीं हुए हैं। हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो बंगाल गया नहीं था, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो सुना यही जानता हूँ, बंगाल में फेयर चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में जिस तरह से चुनाव कराया गया है वो जो अखबारों में आता है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। क्योंकि ज़िले में, जहाँ जिस ज़िले का वोटर लिस्ट है वहाँ के अधिकारी नहीं लगाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पोलिंग बूथों पर लगाए गए।
वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स लगाई गई, वहाँ लोकल फोर्स नहीं लगाई गई, इसलिए बाहरी फोर्स से दबाव डालकर वहाँ बड़े पैमाने पर बेईमानी कराई गई। लेकिन फ्री इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी था। पहले जिस तरह की पॉलिटिकल पोल वायलेंस दिखता था वो इस बार नहीं दिखा, कोई वायलेंस नहीं हुआ चुनाव में। अच्छा, तो वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, कहाँ वायलेंस होता था? जी। वायलेंस जो करने का, वायलेंस तो यही लोग करते थे। तो ये चुनाव जीतने के लिए गए थे, वायलेंस करने के लिए गए थे। लेकिन क्योंकि आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम के बाद पूरी टीएमसी टूट गई। देखिए, मैं बंगाल नहीं गया था, नहीं, इसलिए बंगाल वो राय साहब आए, बंगाल के बारे में ठीक आपको है, वो बात कर बताएंगे। लेंगे, लेकिन मैं बंगाल नहीं गया था। चलिए उसकी नहीं, मैं बात कर रही हूँ ऑपोजिशन की। उसके संदर्भ में ये बात उठ रही है कि क्या, क्योंकि जैसे ही टीएमसी टूटी उसी वक्त ये भी चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी भी टूट रही है। क्या आपका संगठन मजबूत है? आपके सांसद आपके साथ हैं? आपको लग नहीं रहा हमारा संगठन मजबूत है? दो ही नेता, तो तीन नेता मजबूत है जो नहीं टूटे। एक तो राहुल गांधी, दूसरे बिहार वाले हमारे लालू जी, तीसरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तीनों नहीं टूटे और तो सबको तोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो वो लोग क्यों टूटे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इतने साल से आप राजनीति देखते हैं, अगर कोई पार्टी टूट गई, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी टूटने वाली नहीं है, प्रयास मत करिए। ये चाहे जितना जान लड़ा दें, टूटेगा नहीं। भाजपा के लोग जरूर टूटने वाले हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन शुरू हाँ। होने वाला है। मॉनसून सत्र से पहले ये भी फिर चर्चा हो रही है कि कौन सी पार्टी के कुछ लोग इनको सपोर्ट करेंगे, डीलिमिटेशन बिल आने वाला है। ऐसा है, सेंटर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और सेंटर के बारे में हमारी पार्टी से कोई टूटे एमपी क्या? हमारे गठबंधन का कोई एक भी एमपी टूटा हो तो बताओ? हमारा गठबंधन का एमपी नहीं टूटा। और अगर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के हम लोग तैयार हो जाएं तो भाजपा के आधे लोग हमारे टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको एहसास है उनका जनाधार उत्तर प्रदेश से कम हुआ है। तो ये कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए? अरे आपको बता दें तो उनके सांसद शुरू हो जाएगी। चलिए, आपको बताने के लिए नहीं। नहीं, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त आरजेडी ने अंडर एस्टिमेट किया एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। क्या असदुद्दीन ओवैसी, अगर यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है जिस तरह का, क्या सपा उनको फेवरेबली देख सकती है? देखिए, ये गठबंधन हो, कुछ एक फॉर्मूला बने उनके साथ। पार्टी को कौन जगह देंगे क्या नहीं, ये हमारा मतलब नहीं है। ये हमारे गठबंधन के नेता किससे समझौता करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये उनकी बात है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ हमारा पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए माने पीड़ित। जो भी पीड़ित, चाहे वो ब्राह्मण पीड़ित हो, चाहे वो ठाकुर पीड़ित हो, सब हमारे पीडीए का अंग है। ये हमारे साथ खड़ा है, इसमें से कोई टूटने वाला नहीं। आप असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान आए उनको कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी के बयान के बारे में क्या पूछते हैं? वो तो घूम घूम के कर ही रहे हैं। पता नहीं यहाँ बाबा के यहाँ दावत खाए कि नहीं खाए, मैं नहीं जानता, लेकिन वो घूम घूम के यही कर रहे हैं हर जगह। वो बजाय इसके कि केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने का प्रयास करें, वो हम ही लोगों को हटाने का प्रयास करते हैं। आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं? हमको कहाँ हटा पाएंगे? उत्तर प्रदेश से नहीं हटा पाए। उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत गठबंधन है। और कुछ पूछोगे? बस 2 सवाल और ये सवाल ये है कि आपकी तैयारी के बारे में बताइए। हमारी तैयारी पूरी, कुल बता दें वो भेद लग जाए। हमारी तैयारी पूरी है। गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकेगा। नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि इतनी सारी हमने सड़कें बनाई, हाईवेज बनाया, लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर मजबूती से खड़े रहे। आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? अब हम बता रहे हैं, सड़क तो बनाया है बुंदेलखंड का, अभी एक्सप्रेस वे जो उजड़ गया अभी, और आजमगढ़ जो एक्सप्रेस पूर्वांचल बना है
उस पर जाओ बेटी तो दूसरे दिन उठ नहीं पाओगी। अगर कार से जाओगी स्पीड से, ऐसे ऐसे उछलता चलता। सड़कें बनाई हैं ज़रूर मैं उसका, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे की है वो नहीं है, उनकी क्वालिटी में कमी है। आगरा एक्सप्रेस पे आप कार से जाओ तो चाय पीते जा सकते हो, यहाँ तो बदन बचाना पड़ता। तो आपने कोशिश की क्या जा करके उस पर? नहीं, देखिए सड़क बनाने में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उतनी गुणवत्ता की सड़कें नहीं बन पाई। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर कानून व्यवस्था आपको अभी लगता है ठीक है? ये लिस्ट लाएं, दिखा दें, खाली गोरखपुर का बता दें क्या खराब है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस दिन घटनाएं होती हैं, उस दिन भी लूट होती है, उस दिन भी छीना झपटी होती है, तो कहाँ कानून व्यवस्था, कैसी कानून व्यवस्था? आप CRB का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें देखेंगे पहले की अपेक्षा ये अपराध बढ़ रहे हैं। आप पहले योगी आदित्यनाथ अभी बोल के गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सहानुभूति माफियाओं के साथ रहती थी। देखिए, हम कानून माफियाओं और कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ते थे। अब हम नाम नहीं लेना चाहते। हमारे उस सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं, लेकिन पूछो आधे माफिया कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? नाम नहीं लेना चाहता, सोच लो कहाँ कहाँ माफिया। इसे चलो, इसी रास्ते से चले जाओ वाराणसी से, तो आधे माफिया तो उसी में, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मैंने असेंबली में कहा कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आज तक क्यों कोई कार्रवाई हुई उन पर? बस इसी बात पर माता प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो असली सवाल ही नहीं पूछा पहले कि यहाँ अपराध कितने बढ़े कितने घटे, ये तो हम असेंबली में करेंगे। सारा जवाब दिया है आपने। अभी अपराध की भी बात की, या अब जाने दो, आपने हो लॉ गया। एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो अब जो बात हो काम गई, हुआ अब मैं सबने क्यों आपने पूछ बात रहा? कर लिया। बहुत चलो, हो चलिए, गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।